दोस्तों, आजादी के बाद भारत देश के इतिहास में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है जिसमें किसी उपराष्ट्रपति ने बीमारी का बहाना बताकर इस्तीफा दे दिया हो। वराहगिरी वेंकट ने 1969 में और रामास्वामी वेंकटरमण ने 1987 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था और दोनों राष्ट्रपति बने। लेकिन धनखड़ भारत देश के इतिहास में पहले ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने पूरा दिन काम किया और शाम को कहा कि तबीयत ठीक नहीं है, ये लो इस्तीफा, आई एम डन, आई क्विट, आई रिजाइंड। ये लगभग तय है दोस्तों कि धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं है, उनसे इस्तीफा लिया गया है और 2 दिन बाद ही बंगला खाली करने का आदेश दिया जा चुका है। यानी चट इस्तीफा पट बंगला खाली करने का आदेश। दोस्तों, किसी उपराष्ट्रपति का इतना अपमान भी आजादी के बाद भारत के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला। न विदाई स्पीच, न भविष्य की शुभकामनाएं। आज आपको ये वीडियो देखना चाहिए क्योंकि आज मैंने इस वीडियो में उस व्यक्ति की राय को शामिल किया है जिसकी उम्मीद आपको भी नहीं होगी। लेकिन यकीन मानिए, इस व्यक्ति से बेहतर धनखड़ इस्तीफे कांड को कोई और समझा भी नहीं पाएगा। शहद की खबर छत्ते की मधुमक्खी से बेहतर कोई भी नहीं बता सकता। कहने वाले कहते हैं कि धनखड़ सरकार की कमियां गिनाने लगे थे, वो न्यायपालिका के खिलाफ खुलकर बोलने लगे थे, वो आरएसएस के समर्थक जस्टिस शेखर यादव और नोट कांड वाले जस्टिस वर्मा दोनों के खिलाफ महाभियोग लाना चाहते थे। लेकिन भाजपा जस्टिस शेखर यादव को बचाना चाहती थी। धनखड़ पहले राज्यसभा में महाभियोग लाना चाहते थे, लेकिन सरकार कमान अपने हाथ में लेने के लिए लोकसभा में पहले कार्रवाई चाहती थी। इसको और ठीक से समझने के लिए सरकार के समर्थक कहे जाने वाले इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा की बात पर गौर किया जाना चाहिए। रजत शर्मा की बात मैं आपको यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रजत शर्मा वो व्यक्ति हैं जिनकी भाजपा सरकार में पहुंच जो है वो बड़ी भीतर तक है। धनखड़ की तरह वो कई बार सरकार का बचाव करते पाए गए हैं। वो कहते हैं, जगदीप धनखड़ ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? मुझे लगता है कि वो सरकार के लिए एम्बैरेसमेंट बनते जा रहे थे, परेशानियां पैदा करने लगे थे, इसीलिए उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं कि टकराव कैसे शुरू हुआ, कहां तक गया, ये समझाता हूं। पहली बात, जगदीप धनखड़ जब से राज्यसभा के चेयरमैन बने, उन्होंने ये इंप्रेशन बना दिया कि वो सरकार के शीर्ष नेताओं के बहुत करीब है। जो भी करते हैं वो उन्हीं के कहने पर करते हैं। आपको याद होगा, संसद के परिसर में वाइस प्रेसिडेंट के झुके झुके व्यवहार की मिमिक्री की गई थी, जिसका वीडियो राहुल गांधी ने बनाया था। उसकी वजह ये थी कि चेयरमैन के तौर पर धनखड़ साहब विरोधी दलों के नेताओं से लगातार टकराते थे। विरोधी दलों के नेता कन्विंस हो गए थे कि धनखड़ साहब सरकार के इशारे पर उन्हें बोलने नहीं देते हैं, बार बार उनका अपमान करते हैं। इस कारण सरकार और विरोधी दलों के बीच टकराव बढ़ता गया। दूसरी बात, कुछ महीनों पहले धनखड़ साहब ने जुडिशरी पर डायरेक्ट अटैक किया, सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की। जजेस को भी ये लगा कि वाइस प्रेसिडेंट साहब ये काम सरकार के इशारे पर कर रहे हैं, वो सरकार के करीब हैं। जुडिशरी और सरकार के बीच टकराव जैसी स्थिति पैदा हो गई। तीसरी बात, इन मामलों पर जब उन्हें समझाने की कोशिश की गई तो वो नाराज हो गए। उन्होंने याद दिलाना शुरू कर दिया कि कैसे वाइस प्रेसिडेंट होते हुए भी उन्होंने जगह जगह पर सरकार को डिफेंड किया, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। ये सरकार से उनके डायरेक्ट टकराव की शुरुआत थी। बात बढ़ती गई। चौथी बात, उन्होंने जगह जगह पर सरकार की टॉप लीडरशिप की शिकायत करनी शुरू कर दी। आरएसएस से लेकर मंत्रियों तक, विपक्षी दलों से लेकर मीडिया के सीनियर लोगों तक उनकी शिकायत थी कि सरकार में उनसे कोई बात नहीं करता, उन्हें घुटन हो रही है और कोई उनकी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाए वरना मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये एक तरह की धमकी थी, सरकार से सीधा सीधा टकराव था। फाइनल फेज में धनखड़ साहब ने तेवर दिखाने शुरू किए, कांग्रेस के नेताओं से मिले, अरविंद केजरीवाल को टाइम दिया, इन सबको बहुत कुछ कहा। यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग का केस अपने हाथ में लेने की कोशिश की। जब सरकार को लगा कि अब वो राज्यसभा में भी एम्बैरेसमेंट पैदा कर सकते हैं, एम्बैरेसमेंट क्रिएट कर सकते हैं, खुले टकराव की सिचुएशन पैदा हो सकती है, तब उन्हें एक फोन गया। ये कन्वे किया गया एक मैसेज कि अब ये खेल ज्यादा नहीं चलेगा और ये भी बता दिया गया कि अगर धनखड़ साहब ने अपना रवैया नहीं बदला तो उनका इम्पीचमेंट मतलब उनका भी महाभियोग हो सकता है। धनखड़ साहब को इस बात की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने टॉप लीडरशिप का असेसमेंट करने में गलती कर दी, दांव उल्टा पड़ गया, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देना ही
बेहतर समझा। अब सवाल यह है कि किसका था वो फोन कॉल? तो जवाब यह है कि कौन चला रहा है आज की भाजपा, कौन चला रहा है आज की सरकार, किससे पूछे बिना पत्ता तक नहीं हिलता। धनखड़ साहब के साथ तो एक कही हुई कहावत हो गई, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कोचे से हम निकले। मोहब्बत में नहीं है फक्र जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, धनखड़ साहब कुर्बान किए गए हैं। अब इससे दो बातें समझ में आती हैं। पहली बात यह कि सुप्रीम लीडर के सामने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं है। जो आदेश का पालन नहीं करेगा उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पास बहुत पावर होती है, पौवा होता है, वो सब केवल किताबी बातें हैं। भारत में ये दोनों पद रबर स्टैंप से ज्यादा कुछ नहीं। जो सुप्रीम लीडर कहेगा होगा वही। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सिर्फ दस्तखत करने के लिए हैं, वो भी हैं इसलिए क्योंकि संविधान में उनके होने के बारे में कहा गया है। धनखड़ के इस्तीफे पर सरकार के सारे मंत्री खामोश हैं। धनखड़ के इस्तीफे पर नरेंद्र मोदी दूसरे दिन ट्वीट करते पाए गए। धनखड़ को संसद से एक सम्मानजनक विदाई तक नसीब नहीं हुई। सांसद आखिरी अलविदा तक नहीं कह पाए। एक टुच्चे दफ्तर में जब कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है तो या फिर इस्तीफा देता है तो उससे भी भविष्य की शुभकामनाएं दी जाती हैं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति चुपचाप रिजाइन करके चले गए। धनखड़ ने अब तक यही दिखाया है कि वो प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं, लेकिन एक बार धनखड़ ने अपने मन की करनी चाहिए तो अंजाम क्या हुआ सब आपके सामने है। इन सब के बीच दोस्तों, भारत देश के विपक्ष के बारे में एक चीज आपको गौर करनी चाहिए। जो विपक्ष धनखड़ को माइक बंद करने वाले सभापति कहता था, वो विपक्ष धनखड़ के अचानक इस्तीफे से स्तब्ध है। वो विपक्ष धनखड़ के लिए आवाज उठा रहा है। विपक्ष को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष अपने वैचारिक दुश्मन की इस तरह की विदाई से आहत है। यही अंतर भारत के विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच है। विपक्ष के भीतर कट्टरता नहीं है, लेकिन दूसरा पक्ष अपने खेमे के लोगों के लिए भी बहुत निर्दयी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बड़ी आसान भाषा में समझाई हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट में अपनी राय बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।